हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दृश्य एकेडमी। आज हम फिर से आपके सामने एक नई कक्षा लेके आ गए हैं। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसने किसने यूपीएससी का पेपर देखा, सी सेट वाला, और किसने किसने सीजीपीएससी का सी सेट देखा था। जिसने जिसने देखा था प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी और पीएससी में मैथ्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आप पेपर को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हायर होता जा रहा है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं पीएससी के बच्चों को भी पढ़ाया हूँ, मैं एसएससी के बच्चों को भी पढ़ा चुका हूँ, मैंने जिन बच्चों ने कैट क्रैक करके आईआईएम ज्वाइन किया है उनको भी पढ़ाया है। ये जो पेपर आया था ये देख के अच्छों की हालत ख़राब हो गई थी। तो मैथ्स को हल्के में ना ले, रीजनिंग को हल्के में ना ले, अभी से इसकी तैयारी शुरू करें। पता चल रहा है आपका पेपर 2 ही नहीं निकल रहा है, पेपर 1 आपने बहुत अच्छा बना लिया, वो ही नहीं निकल रहा है। तो इसको हल्के में ना लें, इसकी तैयारी अभी से शुरू करें। कक्षाएं आपको रेगुलरली 1 तारीख से शुरू कर दी जाएंगी, उसे ध्यान से देखें, आराम से इत्मीनान से तैयारी करें, हो जाएगा, कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है। लोग लाइटली लेते हैं इसलिए उनको टफ लगता है। वापस आते हैं हमारी जो कक्षाएं चल रही थी ग्रामीण विकास की, उसकी तरफ। हमने ग्रामीण विकास में मनरेगा को देखना शुरू किया था और हमने शायद ये देख लिया था कि हम इसको किस किस पॉइंट में पढ़ेंगे। हमने मनरेगा देखना शुरू किया था और हमने आपको बताया था कि हम इसे कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, इसकी क्रोनोलॉजी, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, क्रोनोलॉजी यानी कि कालक्रम, इसके बाद हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखेंगे जिनको हम डिटेल में भी आगे दोबारा पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो मिस हो जाते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस उन्हीं से आते हैं। तो इसके बाद हम इसके प्रावधान देखेंगे। मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए योजनाओं की, उसमें से सामान्य वर्ड को काट दीजिएगा। सामान्य जानकारी नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आपसे पेपर निकलेगा। पेपर का लेवल ऐसा नहीं रह गया है कि आप ऊपर ऊपर पढ़ के पेपर निकाल लें। प्रावधानों के बाद हम इसकी देखेंगे जो संस्थाएं हैं, इसका पेमेंट कैसे होता है, और इसमें राज्य का और केंद्र का क्या रोल होता है, केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकार क्या करती है, और आखिरी में देखेंगे ऑडिट, किस तरह का ऑडिट होता है, सोशल ऑडिट होता है, किस तरह का ऑडिट होता है, ये भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मनरेगा का डिटेल अध्ययन। सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। अब जो जनसंख्या गांव में निवास करती है उसमें से अधिकांश जनसंख्या खेती किसानी के कार्यों में संलग्न होती है। हमारे यहाँ खेती किसानी जो है वो बारिश पे डिपेंडेंट होती है, यानी वर्षा ऋतु के दौरान हमारे किसान खेती का कार्य करते हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर धान की ही फसल ली जाती है, यानी जिस सीज़न में हम धान की फसल ले रहे हैं उस सीज़न में हमारे किसानों के पास, या हम अगर ऐसा बोलें कि ग्रामीण जनसंख्या के पास, हमारे छत्तीसगढ़ की 76.76 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, परसेंटेज में ये।
तो अगर हमारे और अगर नंबर में देखना चाहें तो इतने लोग गांव में रहते हैं, इतने लाख लोग टोटल कितने हैं, 255 लाख। उसमें से ज़्यादातर जनसंख्या 76.76 जनसंख्या प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है, और इस जनसंख्या का भी अधिकांश भाग खेती किसानी के कार्यों में संलग्न होता है, और उसमें भी ज़्यादातर लोग धान की ही फसल लेते हैं। अब आप ये सोचें, अगर आप धान की फसल ले लिए उसके बाद आप पूरे साल क्या करेंगे, तो पूरे साल आप हो जाते हैं बेरोज़गार। इसे कहा जाता है मौसमी बेरोज़गारी। मतलब एक सीज़न में आपके पास काम होता है, उस सीज़न के जाने के बाद आपके पास काम नहीं होता। तो अगर आप उसे ध्यान से देखें तो छत्तीसगढ़ में मौसमी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। धान की फसल के बाद लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। उन लोगों को रोज़गार देने के लिए केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया। ये ध्यान देने की बात है कि नरेगा जो है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये एक्ट, इसे केंद्र सरकार ने पारित किया है। ये केंद्र सरकार द्वारा 2005 में पारित किया गया एक कानून है। ये कोई अलग से स्कीम नहीं है, ये एक कानून है जिसकी धारा 4(1) के तहत इस स्कीम को लागू किया जाता है। ये एक एक्ट है जिसे केंद्र सरकार ने पारित किया था और जिसकी धारा 4(1) के तहत इस स्कीम को लागू किया जाता है। तो अगर आप देखें कि अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि मनरेगा क्या है, एक कार्यक्रम है, एक स्कीम है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो आप लेंगे कि ये एक एक्ट है, कानून है। आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। मैं आपको इसका एक मोटा मोटी रफ आइडिया बताना चाह रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठा रहे कि ये ऐसा ही क्यों है। 100 ही दिन का रोज़गार इसमें क्यों दिया जाता है? 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि इसमें हम देते हैं 100 दिनों का रोज़गार। इसमें 100 दिवस का रोज़गार दिया जाता है, और ये जो रोज़गार होता है ये अकुशल होता है। ये अकुशल रोज़गार होता है और ये रोज़गार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। सौ दिनों का अकुशल रोज़गार, या इसे आप शारीरिक श्रम लिख सकते हैं। सौ दिनों का शारीरिक श्रम वाला रोज़गार दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी 100 दिनों का अकुशल रोज़गार दिया जाता है। ये रोज़गार आपको आपके क्षेत्र के आसपास ही दिया जाता है, मगर ये आपको आवेदन करने पे दिया जाएगा। ये हम आगे देखेंगे कि आपको कहाँ आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, क्या क्राइटेरिया होता है, सब कुछ देखेंगे। अभी याद करने के हिसाब से आप इसे ऐसे देखते चले। 100 दिनों का रोज़गार दिया जाता है, अकुशल रोज़गार दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है और आवेदन करने पे दिया जाता है। ये इसके मुख्य बिंदु हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ 100 दिनों का रोज़गार देना नहीं है, इसका एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, वो है एसेट्स। यानी कि ऐसी संपत्ति जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता या उसे मूव नहीं किया जा सकता, परिसंपत्ति कहते हैं इसे। अगर हम देखें तो एसेट्स और या हिंदी में परिसंपत्ति, परिसंपत्तियों का सृजन, इसके मुख्य उद्देश्य हैं 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी और गांव में परिसंपत्तियों का सृजन। परिसंपत्ति यानी कि जैसे हो गए आपके तालाब, कुछ भवन भी हो सकते हैं,
भवन में जैसे ग्राम पंचायत का भवन हो गया, या प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो गए, या आधारभूत संरचना में आधारभूत सुविधाओं के लिए जैसे रोड का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण हुआ, तो वो ये सब परिसंपत्तियों में आ जाएंगे। तो एक तो आपको 100 दिनों का रोजगार देना है और दूसरा परिसंपत्तियों का सृजन करना है। ये दो मुख्य उद्देश्य हैं इस स्कीम के, जिसे आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कोई सिर्फ 2 उद्देश्य पूछे तो आप बता सकते हैं 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, और ये पहला था। दूसरा, परिसंपत्तियों का सृजन। यही 2 मुख्य उद्देश्य बताएंगे आप कि 100 दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी और परिसंपत्तियों का सृजन मनरेगा के मुख्य उद्देश्य हैं। अब आगे देखते हैं। आपने मान लीजिए मनरेगा के तहत आवेदन कर दिया। अब अगर आप मनरेगा में आवेदन कर रहे हैं तो मनरेगा में कौन आवेदन करेगा? मनरेगा में आवेदन करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के वयस्क सदस्य, यानी जो 18 साल से ऊपर की आयु के हों, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हों, 18 साल से ऊपर की आयु के हों, तब वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको शारीरिक श्रम वाले काम दिए जाते हैं। अब अगर आप सोचें शारीरिक श्रम वाले काम अगर किए जा रहे हैं या शारीरिक श्रम वाला लेबर काम आपसे कराया जा रहा है, तो क्या इसमें जो दिव्यांग हैं वो लोग काम कर सकते हैं क्या? या जो निशक्त हैं वो लोग काम कर सकते हैं क्या? आप अगर नॉर्मली सोच के देखें तो किसी निशक्त या दिव्यांग व्यक्ति के लिए शारीरिक श्रम वाला काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मगर हमारे कानून में नरेगा 2005 जो एक्ट है उसमें लिखा गया है कि ये लोग भी काम कर सकते हैं और इनको इनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाएगा। इनको योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाएगा। ये जो भी काम कर सकते होंगे इनको वो काम दिया जाएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि परिवार में पुरुष भी होती हैं और महिलाएं भी होती हैं। तो यदि किसी परिवार के लोगों ने मनरेगा के लिए अप्लाई किया है तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। फीमेल जो भी होती है हाउस होल्ड की, उसको इसमें प्राथमिकता दी जाती है। अगर फीमेल नहीं है तो फिर मेल को भी दिया जाता है या दोनों को दिया जाता है। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिनका ध्यान रखा जाता है और ये ग्राम पंचायत डिसाइड करती है कि किसको काम देना है किसको नहीं देना है। मगर इसमें नियम ये है कि कम से कम 1/3 कामगार महिलाएं होनी चाहिए। कम से कम 1/3 कामगार जो हैं वो महिलाएं होनी चाहिए। अगर हम पिछले साल का रिपोर्ट देखें जो हमारे पास है 21-22 का, तो उसमें 51% भूमिका या 51% लोग जिन्होंने काम किया वो महिलाएं थीं। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ये आगे जब करंट का डेटा अपडेट करेंगे तो पूरा डेटा अपडेट करेंगे, कितने परसेंट थे, कितने नंबर थे, कितने गांव थे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी आप ध्यान से इसी को देखते चलिए। ग्रामीण परिवार होने चाहिए, 18 वर्ष यानी कि वयस्क सदस्य होना चाहिए। दिव्यांग भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी, काम दिया जाएगा और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस पूरे वर्क फोर्स में महिलाओं की भूमिका मिनिमम 1/3 होनी चाहिए। इतना होने के बाद
हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपको काम कब मिलेगा। आपने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, अब आपको सरकार साल भर तक जवाब ही नहीं दे रही है, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको 15 दिन आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर, यदि आपने आज 1 तारीख को आवेदन किया है तो आपको 15 तारीख तक नौकरी या काम मिल जाएगा। अगर आपको 15 तारीख तक काम मिल गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप पैसे कमाने लगेंगे। मगर अगर आपको 15 तारीख या 15 दिनों तक काम नहीं मिला, तब क्या होगा? तब आपको मिलेगा भत्ता। कौन सा भत्ता? बेरोजगारी भत्ता। और ये कितना मिलता है? बेरोजगारी भत्ता दो तरह से मिलता है। जब आप अप्लाई करते हैं और आपको 15 दिनों तक काम नहीं मिलता, तो 16वें दिन से आपको 30 दिनों तक जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, वो मिलता है न्यूनतम जो मजदूरी दर है, न्यूनतम मजदूरी दर, इसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है। ये समय समय पे रिवाइज होता रहता है, इसको एडिट किया जाता रहता है। अभी 1 अप्रैल 2023 की अगर बात करें तो ये 221 रुपये प्रतिदिन है छत्तीसगढ़ में। ये 221 रुपये प्रतिदिन है। तो आपको पहले 30 दिनों तक इस 221 रुपये का 1/4 मिलेगा, 1/4, 1/4, या आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि 25% मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी दर का 25% आपको मिलेगा। 55 रुपये 25 पैसे के आसपास करीब आपको मिलना चाहिए। तो ये आपको कितने दिन तक मिलेगा? 30 दिनों तक। आपने अप्लाई किया 1 तारीख को, 15 तारीख तक आपको जॉब नहीं मिला, अगले महीने की 15 तारीख तक, यानी अगले 30 दिनों तक आपको ये बेरोजगारी भत्ता 1/4 की दर से मिलता रहेगा। बिना कोई काम किए आपको ये पैसे मिल रहे हैं। मगर अगर आप सोचें, आपको 30 दिन बाद भी काम नहीं मिला, हो सकता है गवर्नमेंट को पता चल गया हो आपकी काबिलियत के बारे में, उनको लग रहा हो कि आप ये काम भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको 30 दिनों बाद भी काम नहीं मिलता है तो फिर ये बेरोजगारी भत्ता बढ़ जाता है। 30 दिनों बाद 30 दिनों बाद ये बढ़ के आधा हो जाता है। पहले 1/4 मिल रहा था, अब आधा मिलेगा, यानी कि 50% मिलेगा। पहले ये 25% मिल रहा था, अब ये 50% मिलेगा आपको। ये आपको कब तक मिलता रहेगा? पूरे जीवन मिलता रहेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बेरोजगारी भत्ता जो 50% की दर से आपको मिल रहा है, ये आपको तब तक मिलेगा जब तक एक वित्तीय वर्ष में आपके पास जो रकम आई है, जो आपको भत्ता दिया गया है, वो 100 दिनों में जो आप मजदूरी से कमाते उसके बराबर ना हो जाए। 100 दिनों की मजदूरी के बराबर जब तक ये भत्ता नहीं हो जाता, तब तक आपको ये भत्ता मिलता रहेगा। अगर आप इसे नंबर्स में देखना चाहें तो यानी कि जैसे 221 रुपये है और आपको पूरे 100 दिन काम मिल गया, तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। मगर आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको बेरोजगारी भत्ता ही नहीं मिल आपको सिर्फ बेरोजगारी भत्ता ही मिल रहा है, तो ये भत्ता आपको अगले 15 दिन बाद ही आपको कितने दिन के लिए मिलेगा? 30 दिन के लिए, यानी कि आपको 221 का मिलेगा
1/4 यानी उसका 4th पार्ट मिलेगा। 30 दिनों बाद, 30 दिनों तक है ये, और 30 दिनों बाद ये हो जाएगा 221 का आधा। यानी अगर आप 100 दिन मजदूरी करते हैं तो आपको करीब 22,100 रुपये मिलते हैं। मगर आपको काम नहीं मिला, इसलिए आपको प्रतिदिन कितने पैसे मिलेंगे, और ये कितने दिन मिलेंगे, 30 दिनों के लिए मिलेंगे। ये हो जाएगा 105 रुपये, सॉरी इतने पैसे हो जाएंगे। ये आपको 3 दिनों तक मिलेंगे। अगर ये आपको 30 दिनों तक मिल रहे हैं तो ये हो जाएंगे 1600-1650 रुपये के आसपास। करीब करीब इतने पैसे होते हैं। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो आपको एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, हमारे यहाँ कैलेंडर अलग अलग तरह के होते हैं। ये होता है आपका इकोनॉमिक कैलेंडर या वित्तीय कैलेंडर। किसानी कैलेंडर अलग होता है, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसमें आप न्यू ईयर मनाते हैं 31 तारीख को, वो अलग होता है। तो 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च तक आपको मैक्सिमम जो भत्ता मिल सकता है वो आप आज की दर के हिसाब से, जो अभी प्रचलित दर है हमारे यहाँ, उसके हिसाब से आपको 22,100 रुपये मिल सकता है। उससे अधिक आपको नहीं मिलेगा। भत्ता भी आपको इससे अधिक नहीं मिलेगा। जब आपको भत्ते मिल रहे हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये पेमेंट आपको कैसे मिलेगा, ये पेमेंट आपको कहाँ से मिलेगा। ये पेमेंट जो भी आप देख रहे हैं अभी 100 दिनों का, ये सारा पेमेंट आपको केंद्र सरकार देती है। और ये केंद्र सरकार ये पेमेंट आपको सीधा बैंक खातों में देती है। कौन से बैंक खातों में देती है? ये खाते आपके 2 जगह हो सकते हैं। बैंक खाता भी, बचत खातों में देती है। ये बैंक के भी हो सकते हैं और ये खाते पोस्ट ऑफिस के भी हो सकते हैं। आपको पेमेंट पहले कैश में होता था किसी ज़माने में, बट अब ये जो पेमेंट होता है ये आपको बचत खातों के थ्रू सीधा बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस में, जो आपका सेविंग अकाउंट है, उसमें मिलता है। अब अगर आपको पेमेंट मिल रहा है तो आपको पेमेंट कितने दिनों में मिलेगा ये भी देख लेते हैं। इन जनरल अगर आप देखें तो आपको 7 दिनों के अंदर पेमेंट मिल जाना चाहिए। ये नॉर्मल केस की बात है। आपको जनरली 7 दिनों के अंदर पेमेंट मिल जाना चाहिए। स्पेशल केसेस में मास्टर रोल ख़त्म होने, जो कि 15 दिनों में होता है, 15 दिनों के भीतर, मास्टर ख़त्म होने के 15 दिनों के भीतर आपको पैसे मिल जाने चाहिए। मान लीजिए किसी कारण से आपको इन दोनों ही दिनों के बीच में पैसे नहीं मिले तो 16वें दिन से आपको कंपनसेशन मिलेगा। ये कंपनसेशन कितना होगा? ये कंपनसेशन होगा आपका 0.05%। किस चीज़ का 0.05%? जो आपकी रोज़ी है। रोज़ी कितनी है आपकी नहीं, मतलब जो भी कामगार हैं उनकी 221 रुपये प्रतिदिन। यहाँ पे दिन भी अलग हो सकते हैं। दिन का मतलब होता है इन जनरल 8 आवर्स, 8 घंटे का एक वर्किंग डे माना जाता है। कहीं कहीं पे 1 घंटे का लंच टाइम दिया जाता है तो उसमें 9 आवर हो जाते हैं।
तो 8 घंटे या 9 घंटे। एक तीसरा केस भी होता है जिसमें लंच टाइम तो दिया जाता है, साथ में रेस्ट के लिए समय भी दिया जाता है। तो ये रेस्ट का समय, ये लंच का समय और वर्किंग आवर्स मिला के मैक्सिमम जो एक दिन में नरेगा के थ्रू काम कराया जा सकता है किसी व्यक्ति से, वो 12 घंटे होता है। यानी अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको ये अमाउंट मिलना चाहिए 7 दिनों या मास्टर ख़त्म होने के 15 दिनों के भीतर। अगर इस दोनों सिचुएशन में आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आपको 16वें दिन से प्रतिदिन ये जो रेट है रोज़ी का, ये प्रतिदिन है। आपको इतना परसेंट हर रोज़ कंपनसेशन के रूप में जुड़ के मिलने लगेगा उस दिन तक जब तक आपको पेमेंट नहीं मिल जाता। और एक दिन 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक का हो सकता है, इससे अधिक का दिन नहीं होगा। आपको एक चीज़ जान के और खुशी होगी कि ये 221 जो रुपये है ये छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, ये मध्य प्रदेश में मिल रहा है। बाकी प्रदेशों में इतना नहीं मिलता। बाकी किसी भी प्रदेश में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें अगर, तो इतना नहीं मिलता किसी भी प्रदेश में। बाकी सब जगह इससे बहुत ज़्यादा मिलता है, कम नहीं मिलता, ज़्यादा मिलता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में लोएस्ट पेमेंट देते हैं। ये वो मिनिमम वेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, इससे कम दे नहीं सकती सरकार, इसलिए हमारे यहाँ मिनिमम जो है वो ही दिया जा रहा है। सबसे अधिक अगर आप देखना चाहेंगे तो सबसे अधिक हरियाणा का है, 350 रुपये से अधिक है। हरियाणा में ये जो हमारे यहाँ 221 रुपये है, ये 352 रुपये के आसपास है, 350 रुपये से अधिक है। हमारे यहाँ ही सबसे कम है ये। ठीक है, पेमेंट्स हो गए, ये हो गया। अब आपके जो बाकी के विशेष प्रावधान, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको काम के लिए, अगर आपको काम के लिए 5 किलोमीटर से दूर जाना पड़ रहा है अपने निवास से, अपने निवास के 5 किलोमीटर से दूर जाना पड़ रहा है, तो आपको टीए दिया जाता है, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस या यातायात भत्ता, ये भी दिया जाता है आपको। ये करीब 50 रुपये है, अभी 50 रुपये मिलते हैं आपको अगर आपको 5 किलोमीटर से दूर भेजा जा रहा है काम करने के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी थी। और आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। बाकी के जो प्रावधान है, जो सुविधाएं मिलती हैं, बाकी चीज़ों को अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।